नमस्कार, मैं हूं सचिंद्र मिश्र। आप देख रहे हैं न्यूज एमपी में आपका स्वागत है। सचिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हमारे बीच एक खास मेहमान जिला कांग्रेस कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह जी, जिनको लोग प्यार से स्नेह से बाबा मडरिया के नाम से जानते हैं। आज उनके राजनीतिक जीवन पर हम चित्रण करेंगे और वर्तमान की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, चाहे देश की हो, चाहे प्रदेश की हो, चाहे ज़िले की हो, उन तमाम मुद्दों पर आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं। हम अगर राजनीतिक जीवन की आपकी बात करें तो अगर आपके राजनीतिक जीवन में अगर श्री गणेश से बात करें, कैसे आपने राजनीति में आप आए और तब से और आज तक कैसा सफ़र रहा आपका? दरअसल सचिन जी, इस 70 के दशक की बात होगी। उन दिनों मैं स्कूलिंग कर रहा था। स्कूल से मैं घर जाने वाला था, तो साइकिल से जा रहा था घर। ऐसे स्वभावतः मैं साइकिल से उतर के खड़ा हो गया और इत्तेफाक से तब तक पूज्य कुंवर अर्जुन सिंह जी कहीं से दौरे से जीप से आए। जैसे उतरे तो वही मैं खड़ा था, तो उन्होंने पूछ दिया कि क्या नाम है तुम्हारा? तुमने नाम बतलाया, कार्यालय बाहर से खुला ही हुआ था। तो मैं खड़े खड़े देख ही रहा था। तो थोड़ी देर में उनने बुलवाया मुझको, मैं बाहर खड़ा था। तो हमसे उनने पूछा कि शिवनाथ सिंह परिहार को जानते हो? तो हमने कहा कि हाँ जानता हूँ। कहीं देख, हमारा संदेशा कह देना कि कल मैं उधर जाऊंगा दौरे पर, तो वो हमको सीधी खुर्द के बगीचे के पास मिलेंगे कितने बजे, तो उनके घर जाके बोल सकते हो? तो मैंने कहा हाँ बोल सकता हूँ। तब से ही मुझे उनसे लगाव हो गया और मैं पढ़ाई के साथ साथ जब कभी भी कोई राजनीतिक गतिविधियां होती थी तो मैं वहां पहुंच जाया करता था। बाद में ग्रेजुएशन के बाद वो आदरणीय राहुल भैया मिल गए हमको मोतीलाल सिंह जी के चुनाव के काउंटिंग में। तो उनसे हुई बातचीत, परिचय उनसे, और फिर उनने कहा क्या करते हो? मैंने कहा कभी तो कुछ नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा कि चलो हम लोगों के साथ जुड़ के काम करो। तब से लगातार काम कर रहा हूँ। यानी ये कहें कि तब से राहुल भैया के परिचय के बाद तब से आज तक आप निरंतर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और आज आप जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पद पर पदस्थ हैं और काम कर रहे हैं। आज अभी भी आप क्षेत्र से ही लौट रहे हैं और संगठनात्मक प्रक्रिया में आप जुटे हुए हैं जी। अगर हम बात करें संगठन को लेके, वर्तमान में चूंकि आप जिस दायित्व में हैं, कितना आप संतुष्ट हैं? अध्यक्ष के रूप में आप जिस पार्टी के, आप चूँकि आप विपक्ष की पार्टी में आज विपक्ष में हैं, आप पार्टी अध्यक्ष की हैसियत से आज आप कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट की बात जहाँ तक है सचिन जी, तो दरअसल है ये कि सीधी जिला बहुत पिछड़ा हुआ जिला है। कोई यहाँ आय के स्रोत नहीं है। तो जो भी हमारे दल के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, आर्थिक रूप से बेचारे कमजोर हैं। क्योंकि कांग्रेस सदैव से एक सीमा में रहकर मर्यादा के अंदर काम किया है। कभी भी ऐसे रास्तों को नहीं अपनाया कि कोई अनैतिक काम करके और धन इकट्ठा किया जाए, चाहे वो सत्ता रही हो, चाहे विपक्ष में रहा। इस वजह से बेचारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन जितना भी कुछ बन पड़ रहा है, तो सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी लोग काम में अपने लगे रहते हैं। जितना संभव बन सकता है पार्टी के लिए करते हैं। अगला अध्यक्ष किसको आप देख रहे हैं आपके बाद? ये आपकी जो विरासत है, अध्यक्ष वाली विरासत,
ये किसके हाथ में जाएगी? किसी यूथ के हाथ में जाएगी, किसी सीनियर के हाथ में जाएगी? नहीं, अब ये तो देखिए सोचना नेताओं का काम है, हम लोगों का काम नहीं है। जहाँ तक मेरी बात है तो विगत कुछ दिनों से मैं स्वास्थ्य के हिसाब से थोड़ा कमज़ोर हुआ, तो उसके बदौलत हमने अपने नेता से अनुरोध भी किया कि कोई और जो ऊर्जावान हों, जो ज़्यादा दौड़ सकें, काम कर सकें, उनको ये दायित्व सौंप दिया जाए। तो मैं तो हूँ ही, मैं उस सहयोग के रूप में सब काम करता ही रहूँगा। आपकी नज़रों में वो कौन है ऊर्जावान जो इस दायित्व के निर्वहन के लिए तैयार हैं, कर सके? बहुत सारे नेता उस पद के लिए डिजर्व करते हैं, लेकिन अब किसको जिम्मेदारी सौंपी जाती है ये नेताओं। आपकी जहान में कोई न कोई चेहरा जरूर होगा। ऐसा नहीं, वो हमारे दिमाग में होने से नहीं है। ये प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वो हैं आदरणीय राहुल भैया जी हैं, कमलेश्वर पटेल जी हैं, जो भी स्थानीय बड़े नेता हैं, तो उनके परामर्श से जिस किसी को भी जिम्मेदारी मिलेगी तो उसके साथ में मिलकर काम करता रहूँ। आज चूंकि आप विपक्ष में हैं, प्रदेश में सत्तासीन बीजेपी है जी, तो विपक्ष के नाते कहाँ कौन कौन सी परेशानियाँ आपके सामने खड़ी हैं? देखिए सचिन जी, विपक्ष के नज़र में तो ऐसा कोई बिंदु ही नहीं है जहाँ कोई परेशानी ना हो। आज वर्तमान की स्थिति जो देखिए तो भ्रष्टाचार बड़े तेज़ी से पनप गया है। किसी भी शासकीय कार्यालय में जाइए तो लोग परेशान होते हैं, चाहे वो दूरांचल कुसमी का हो कोई आदमी, चाहे कुंदौर का हो, लुरकुटी का हो, या और दूरांचल के गाँव का हो, तो लोग यहाँ तक आते हैं और मायूस होकर लौटते हैं। दूसरी बात ये है कि सत्ता पक्ष के लोग, वो चाहे आप प्रदेश स्तर से कहें चाहे स्थानीय स्तर से कहें, सब लोग अपना स्वत्वाधिकार समझ के और सभी विभागों, सभी अधिकारियों से संबद्ध हैं और ज़्यादातर लोगों के काम सत्ता के कहने पर ही होते हैं, बाकी बेचारे मायूस होकर लौट जाते हैं। सीधी में अतिक्रमण की अगर बात की जाए तो सीधी जिले में अतिक्रमण काफ़ी जोरों पे फल फूल रहा है। हाँ है। क्या वो मुक्त होना चाहिए? बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। देखिए सीधी बड़ा छोटा सा शहर है, यहाँ की सड़कें बहुत चौड़ी नहीं हैं, आवागमन में भी परेशानी हो रही है। बहुत सारे ऐसी भी बातें आती हैं कि ग्रामीण स्तर पर भी लोग अतिक्रमण करके और शासकीय ज़मीनों को अपने उपयोग में ले रहे। तो ये जिला प्रशासन का दायित्व है कि वो इस पर नज़र रखे और जहाँ भी ऐसे अतिक्रमण वाले स्थान हैं जहाँ से लोगों का आवागमन बाधित होता है या आम जनता को परेशानी होती है, तो उसको निश्चित रूप से अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। सीधी में हेल्थ कहाँ खड़ा है, किस मुकाम में है? क्या सीधी जिले की तो स्वास्थ्य सेवाएं, जो शासकीय अस्पताल है जिला चिकित्सालय सीधी, तो वहाँ तो मैं नहीं समझता कि वो आम जनता के लिए कोई उपयोगी है। उसकी वजह ये है कि जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पदस्थ हैं, सब में आपसी खींचतान, आपसी प्रतिद्वंदिता और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव भरा है। ऐसे परिस्थिति में न तो वो अपनी ड्यूटी निभा पा रहे हैं और न ही अपने जिम्मेदारी का एहसास कर रहे हैं। इसी वजह से जो भी सीधी जिला मुख्यालय में प्राइवेट अस्पताल हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम हैं, उनमें आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग, चाहे उनको कहीं से कर्ज के रूप में ही लेना पड़े, लेकिन कर्ज लेकर ही दवाई प्राइवेट में कराना ज़्यादा उचित समझते हैं और वहीं से उन लोगों को लाभ भी मिलता है।
सीधी का आयुर्वेद अस्पताल आज सिसक रहा है, किन परिस्थितियों में है, क्या कहेंगे? सचिन जी, सीधी का आयुर्वेद अस्पताल तब बना था जब पूज्य कुंवर अर्जुन सिंह जी मानव संसाधन मंत्री केंद्र में थे। तो यहाँ आयुर्वेद अस्पताल तो था, लेकिन किराए की बिल्डिंग में धर्मशाला के सामने एक गुप्ता जी के मकान में लगा करता था। कुछ वहाँ के डॉक्टर्स और विभाग के अन्य कर्मचारियों ने हमसे ये कहा कि यहाँ आयुर्वेद अस्पताल का भवन नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, एक कमरे में अस्पताल नहीं चल पा रहा है। तो हमने उसके लिए, और फिर हमसे उस समय ए.के. सिंह साहब पुलिस अधीक्षक थे, तो एक बात उन्होंने अनंत कुमार जी, हाँ, एक बात उनने भी कही थी कि हमारे यहाँ ये नहीं है, साइबर वाला जो रेडियो स्टेशन होना चाहिए वो बिल्डिंग नहीं है। तो हमने फिर जब भी हमारा दिल्ली जाना हुआ तो आवेदन दिया पूज्य कुंवर अर्जुन सिंह जी कि ये अपने मत से या किसी भी समय, किसी भी माध्यम से आयुर्वेद अस्पताल को और इसको पुलिस के साइबर बिल्डिंग को राशि मिल जाती तो वहाँ ये दो काम ठीक हो जाते। तो उनने तत्काल दे दिया था। तो उस समय 10 लाख रुपए उनने दिया था आयुर्वेद के लिए और 5 लाख इसको पुलिस विभाग। उससे बिल्डिंग बनी। तब यहाँ एस.एन. मिश्रा साहब कलेक्टर हुआ करते थे, जहाँ आज वर्तमान में आयुर्वेद अस्पताल है, उसमें काफ़ी अतिक्रमण था। हमने उनसे अनुरोध किया कि अतिक्रमण हटवाइए, तो उन्होंने कहा कि भाई हटवा देंगे, हम कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में सब घूम फिर के आप ही लोगों के पास जाएँ। तो हमने कहा नहीं साहब, अब अस्पताल बनना है और सरकारी ज़मीन है, तो करवा दिया हमने। बहरहाल अस्पताल बिल्डिंग बनी, काफ़ी ठीक ठाक से वहाँ काम होना शुरू हो गया। उस बिल्डिंग का उद्घाटन पूज्य कुंवर अर्जुन सिंह जी के हाथों हमने करवाया। अब वर्तमान में जो परिस्थिति है, तो अभी मुझे कुछ तकलीफ़ हुई थी, हमारे कमर में दर्द था और मैं वहाँ गया शिकाई के लिए। तो हमने देखा कि वहाँ दवाइयों का अभाव है, गरीब तबके के लोग आ रहे हैं, दवाई न होने की वजह से उनको लौटना पड़ रहा है, कोई भी संसाधन नहीं, कुर्सियाँ नहीं है बैठने को, बेंच नहीं है, कुछ नहीं। तो ऐसी स्थिति में बिल्डिंग की पुताई कभी नहीं हुई थी। वहाँ से हमने PWD को फ़ोन लगाया कि भाई आप ही पुताई करवा दो, पिछली बार आपने करवाया था। तो ऐसी परिस्थिति में जब दवाइयाँ वहाँ नहीं उपलब्ध होती, तो जो गरीब तबके के मरीज होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद से आराम नहीं मिलता, आयुर्वेद की दवाइयों से भी आराम मिलता है और अच्छा आराम, और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता, उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। तो बेचारे मायूस होकर लौटते हैं। आज केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, ये सब आयुष को बढ़ावा देने की बात करते हैं। उनके बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, सोशल मीडिया में तमाम वायरल होते हैं, लेकिन धरातल पर कहीं भी कुछ नहीं है। नाम मात्र का बजट आयुर्वेद को जा रहा है, जो जिले के लिए ऊँट के मुंह में जीरा के बाद। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया का जो कद है, जो उनका आज वर्चस्व है, जो उनकी राजनीतिक कद है, जो शायद वो आज उस मुकाम पे नहीं है, क्या सोचते हैं आप? देखिए, कहीं न कहीं हम सबसे गलतियां हुई हैं और उन गलतियों का परिणाम ये है कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अजय सिंह जी राहुल भैया कुछ चुनाव, विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा
आज जो परिस्थिति निर्मित है तो चुरहट विधानसभा में अब लोगों को ये एहसास हुआ है कि हम लोगों ने गलती की है। और आज जब उनका दौरा होता है क्षेत्र में तो काफी लोग बड़े उत्साह के साथ जुड़ के और उनके साथ चल रहे हैं। तो चुनाव हार जाने से चुरहट क्षेत्र भर की नहीं, जिले की उसके साथ साथ पूरे विंध्य कुछ राजनीतिक कमियां आई हैं। अब उसकी भरपाई कैसे हो? उनकी भरपाई अब 2023 के चुनाव के बाद ही हो, अभी संभव नहीं दिख रहा है। अगर हम सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला की बात करें, जी आप भी जानते हैं कि काफ़ी सीनियर लीडर हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, 4 बार के विधायक हैं। बीजेपी में ने उनको सरकार में महत्व नहीं दिया, उन्हें मंत्री नहीं बनाया। क्या मानते हैं आप, क्या कहेंगे? देखिए, जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो मैं तो ये मानता हूँ कि सीधी जिले को वो उपेक्षा की नज़र से देखते हैं और इस वजह से हमारे आदरणीय सीधी विधायक श्री केदारनाथ शुक्ल जी को मंत्रिमंडल में कोई स्थान नहीं दिया गया। और या यूं कह लें कि विंध्य से ही प्रतिनिधित्व न के बराबर है। जब केदारनाथ शुक्ला जी सीनियर नेता हैं अपने दल के और उनको करीब 4 बार क्षेत्र की जनता ने चुना है, निश्चित रूप से उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए थी। उससे सीधी जिले का काफी विकास हो सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से सीधी उपेक्षा के दृष्टि से देखा जा रहा है। तो इसका उपेक्षा का जो प्रश्न आपने किया, उपेक्षित है सीधी कहीं ना कहीं, तो क्या मानते हैं इसका कहीं ना कहीं सरकार को, ये बीजेपी को दंश भी आगे झेलना पड़ेगा? बिल्कुल झेलना पड़ेगा, बिल्कुल झेलना पड़ेगा। बीजेपी को इसका दंश झेलना पड़ेगा, इसलिए कि मध्य प्रदेश में ही सीधी जिला भी है और सरकार का ये दायित्व है कि सब जिले में समान रूप से विकास करे और सब जिलों या संभाग में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व देना आवश्यक होता है। और यदि प्रतिनिधित्व आप नहीं दे रहे हैं तो कोई ऐसा विषय, कोई ऐसा विकास कार्य मुख्यमंत्री तक या सरकार तक नहीं पहुंच सकेगा। और जब उसकी मांग ही नहीं पहुंच सकेगी तो विकास क्या होगा? देखिए, सीधी के आप काफ़ी सीनियर लीडर हैं और अगर हम अतीतों पर चलें तो अगर अतीत को देखा जाए तो सीधी और चुरहट विधानसभा, अगर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह के ज़माने से बात करें तो जो यहाँ का जाति समीकरण, जो यहाँ राजनीतिक संतुलन रहा है, तो चुरहट और सीधी का समीकरण कुछ खास हुआ करता था और वो आज भी खास है। और कहीं ना कहीं राहुल भैया ने उसको जीवित रखा है। चुरहट में अगर ठाकुर कैंडिडेट है तो सीधी से कोई न कोई ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा करते थे। ये परंपरा अभी आप लोगों ने कायम रखी है। कमलेश्वर द्विवेदी इसके उदाहरण है सीधी से, लेकिन वो स्वास्थ्य कारणों से या कि उम्र दराज हो चुके हैं। आगे की क्या रणनीति है? आप लोग क्या जो यूथ है, यूथ टीम को आगे उतारेंगे या कि कहीं से और किसी को टटोलने का काम चल रहा है? कुछ इस तरीके का कोई पॉइंट? नहीं, अभी इस तरह का देखिए जिला स्तर पर कोई निर्देश तो है नहीं ये काम। अब विधानसभा का चुनाव जब नजदीक होगा तो इच्छुक उम्मीदवार लोग अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे और उन दावेदारों के बीच से जो हमारे नेता लोग हैं वो चयन करेंगे। फिर उसकी स्क्रीनिंग कमेटी होती है प्रदेश की, वहाँ से स्क्रीनिंग कमेटी से तय होगा और उसके बाद चुनाव लड़ाया जाएगा।
तो इस परंपरा को कायम रखने के लिए कि कुछ चेहरे तो जरूर, चूंकि कहीं ना कहीं देखिए अब आज यूथ पर अगर हम टटोले यूथ की ओर चलते हैं, सीनियर लीडर, चूंकि सीनियर लीडरों का आज अभाव है, जो आप लोगों ने यहाँ की परंपरा जो आप लोगों ने कायम रखी है, उस परंपरा को कायम रखने के लिए कहीं ना कहीं यूथ पर डोरा डालना पड़ेगा। वो यूथ चेहरे कौन होंगे? नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जब तक चुनाव का लोगों का आवेदन विधानसभा का हम भी चाहते हैं तो उनका आएगा, उसी में से चयन किया जाएगा और वो ये सब चयन ऊपर के नेता करेंगे प्रदेश स्तर पर। क्या परंपरा कायम रखेंगे कि ये सारे निर्णय ऊपर से ही होना है, यहाँ से जिले से ये सब निर्णय नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। बने रहिए आप न्यूज एमपी के लिए। अगले हफ्ते फिर किसी नए मेहमान के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आने के लिए।